हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी पेट की बुक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड बुक है 2025-26 की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें आपको सभी सॉल्व पेपर अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो पर डे हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो जरूर देखे होंगे, जिसमें हम लोगों ने पेपर 1 सॉल्व किया है। आज हम इसके आगे के पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम एग्जाम का है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो बुक नहीं खरीदना चाह रहे, या इतने पैसे नहीं है कि वो 10 दिन 15 दिन 5 दिन के लिए कोई बुक खरीदे। तो आप लोग से अनुरोध है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि ये सभी बच्चों तक पहुँच जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? मतलब यहाँ पे आपको कुछ यात्री दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन इसमें सबसे पहले आया, मतलब इनके आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो टॉमस रो हैं। टॉमस रो ये आए थे 1617 ईस्वी में, 1615, और उस समय चल रहा था जहांगीर का काल। जहांगीर के शासन काल में टॉमस रो आए थे। फिर उसके बाद फाहियान की बात करें तो फाहियान 399 में आए थे। 399 में कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर तीसरा दिया ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आए थे 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन के टाइम में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कौन आया था। सबसे पहले 399 में आए थे फाहियान। फिर उसके बाद आए थे 630 में ह्वेनसांग, और टॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में, जब चल रहा था किसका शासनकाल? जहांगीर का शासन चल रहा था, उस समय आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दो। दो आपको कहाँ पे दिया हुआ है? दो 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 जगह दिया हुआ है। फिर उसके बाद तीन तीन यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे एक दिया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले आए फाहियान। कब आए? 630 ईस्वी में। ह्वेनसांग आए कब आए? फाहियान आए 399 ईस्वी में। ह्वेनसांग आए 630 ईस्वी में, और उसके बाद टॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में। तो सबसे पहले आए फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, पलासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पलासी का युद्ध। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पलासी के युद्ध में जो है ये पराजित हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1775 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। बात करें बक्सर के युद्ध की, तो ये 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें 3 भारतीय राजा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों का एक त्रिगुट था, और उधर से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो विजित हुए थे इन तीनों को हराकर। फिर बात करें वांडीवास का युद्ध, ये 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य ये लड़ाई हुई थी। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की ही विजय हुई थी, चाहे बक्सर की बात करें, प्लासी की, या वांडीवास की। तीनों में ही किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की। वांडीवास कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन विद डिस्कशन आपके साथ किए जा रहे हैं, यानी कि एक एक क्वेश्चन से आपको 4-4 क्वेश्चन जानने को मिल रहा है। तो आप सोचिए ये सेशन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर की जा रही है। बस आपको 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का समर्थक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड हैस्टिंग? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। जो डलहौजी था ये हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1848 से लेके 1856 तक ये जो है इसका कार्यकाल रहा भारत में। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल करने के लिए एक नीति अपनाई थी। इसी को राज्य हड़प नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसके तहत एक क्वेश्चन आपसे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है कि डलहौजी के हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन सा राज्य जो है इसने हड़पा था? तो सबसे पहले जो था अपने कब्जे में लिया था वो था सतारा। सतारा के बाद था जैतपुर, सतारा, जैतपुर। इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला था, जैसे संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सभी
को अपने मतलब में मिलाया था। डलहौजी के शासनकाल में एक बहुत प्रमुख चीज़ें देखने को मिली थी, वो क्या था? रेलवे का निर्माण। डलहौजी ही वह व्यक्ति था जिसने भारत में प्रथम रेलवे का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से ठाणे तक चली। मुंबई में ही एक जगह है ठाणे, मुंबई से ठाणे तक पहली रेलवे चली थी। और कब चली थी? 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित होने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज धन्वंतरी, धन्वंतरी कौन थे? तो आप लोगों ने धन्वंतरी का नाम सुना होगा, धन्वंतरी हॉस्पिटल, धन्वंतरी ऐसे मतलब मेडिकल स्टोर, ऐसे इन सब चीज़ों से जुड़ा धन्वंतरी का नाम सुना होगा, क्योंकि जो धन्वंतरी थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में एक चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। इनके दरबारी थे, ठीक है, इनके दरबारी चिकित्सक थे धन्वंतरी। ये धन्वंतरी वही धन्वंतरी जिनका दीपावली के टाइम पूजा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन धन्वंतरी को लक्ष्मी जी अपना भाई मानती हैं, ठीक है। चाणक्य, चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे धन्वंतरी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे कौन? तो ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? यानी कि वो पुस्तक जिसमें मौर्यकालीन इतिहास का विवरण दिया है, इंडिका, उसके लेखक कौन थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैगस्थनीज। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज थे। मैगस्थनीज 304 से 299 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है वो भारत यात्रा पर आए हुए थे। यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है वो ये बनता है कि मौर्य काल का इतिहास किस बुक में देखने को मिलता है? तो इंडिका नामक बुक में, ठीक है। उसके बाद बात करें फाहियान की, जिसको अभी हम लोगों ने देखा 399 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। इनकी प्रसिद्ध बुक थी फॉर यू की, ये इनकी प्रसिद्ध बुक थी। उसके बाद ह्वेनसांग, ये 630 में आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इनकी जो बुक थी वो थी सी यू की, ये इनकी बुक थी, ठीक है। इंडिका किसका है? तो मैगस्थनीज का है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, समय में भारत की यात्रा किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, इनका मैगस्थनीज का शासनकाल क्या था? 304 से 299 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1925, 1926, 1919 या 1928? साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो जो साइमन कमीशन है इसका गठन 1927 में किया गया था, लेकिन इसका जो भारत में आया तो ये फरवरी 1928 में भारत में आया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका गठन 1927 में किया गया, भारत आया फरवरी 1928 में। अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन साइमन, जिसके नाम पर इस कमेटी की जो है नाम रखा गया, जॉन साइमन, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इस कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, इसीलिए भारत में इसका पूर्ण रूप से विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जुलूस निकाला गया। ये आया कब था? फरवरी 1928 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, लाहौर, कराची या फिर लखनऊ? किसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1928 का जब अधिवेशन हो रहा था उसमें जो है स्वराज शब्द की बात की गई थी, लेकिन जब 1929 का अधिवेशन चला, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1929 के अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, और उन्होंने क्या कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। बात करें बम्बई अधिवेशन, तो आप सभी को पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका फुल फॉर्म पूरा है वोमेश चंद्र बनर्जी। फिर उसके बाद कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसमें मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना जो है वो पारित की गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, यहाँ पे नरम दल और गरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसी के साथ 1916 का लखनऊ अधिवेशन ही वह अधिवेशन है जहाँ पर राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी जो है चंपारण जाने के लिए तैयार हुए थे। यानी कि एक क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जहां राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिले और उन्हें बिहार के चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताए, तो वो लखनऊ अधिवेशन ही था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। पूर्ण स्वराज कहाँ पर पारित हुआ, कहाँ पर रखा गया पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको रिवीजन करने में सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हैं और इनको मिलान करना है, यानी कि यहाँ पे दिया है कौन से पार्टी का गठन किसने किया। तो पहला दिया इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो किए थे रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है सुभाष चंद्र बोस, और इनके साथ जो थे वो रास बिहारी बोस। इन दोनों ने मिलकर कब किया था? 1943 में। 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। फिर बात करें गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल सिंह भकना, लाला हरदयाल और इनके साथ जो थे वो थे सोहन भकना, सोहन सिंह भकना। इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। फिर है मित्र मेला। मित्र मेला किससे संबंधित है? मित्र मेला वीडी सावरकर से, यानी विनायक दामोदर दास सावरकर से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी। फिर है होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने किया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको एनी बेसेंट से मैच कर देना है, लेकिन इनके पहले, एनी बेसेंट के पहले ही 1916 में अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना कौन किया, तो बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट सितंबर 1916, यानी कि सितंबर 1916। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल सोहर सिंह भकना, मित्र मेला वीडी सावरकर और होम रूल एनी बेसेंट। ठीक, अब बात करें ये हुआ कब कब था, तो एक बार देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में हुआ। 1943 में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। मित्र मेला जो आयोजित हुआ ये 1899 में हुआ और होम रूल लीग 1916 में हुआ था। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2, 2 का 1। किस में दे रहा है? ए का 2, ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, यानी कि वो कौन सा नेता था जिसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खिलाफत आंदोलन था क्या? तो खिलाफत आंदोलन अपने भारत का कोई आंदोलन नहीं था। ये तुर्की जो थे, तुर्की के खलीफा के पद के लिए ये आंदोलन हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि महात्मा गांधी को इससे जुड़ने का कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं है, महात्मा गांधी इससे फालतू में जुड़ रहे हैं। ये आंदोलन हुआ था 1920 से 1921 के दौरान। यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। आंदोलन के प्रारंभ का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, और इसका विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HRA कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काकोरी षड्यंत्र क्रांति। ये काकोरी की घटना जो है वो हुई कहाँ थी? तो ये उत्तर प्रदेश के पास काकोरी नामक जगह पर हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर लखनऊ के ही पास एक काकोरी स्थान है। यहाँ पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना को जो है ये लूट लिया गया था। ये हुआ कब था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और ये इससे कौन जुड़ा है? HRA जुड़ा है। इससे कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जुड़ा है। ये घटना 9 अगस्त 1925 के पास पैसे को लूटने के उद्देश्य से लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर खजाना लूटा गया था। सरकारी खजाना लूटने का जो विचार है, अगर पूछा जाए, ये किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये विचार दिया गया था। इसमें कई लोग शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान,
इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया। और 1927 में 1925 में ये घटना हुई और 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान, इन तीनों को क्या हुआ था, फांसी की सजा हुई थी दिसंबर 1927 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए काकोरी संयंत्र केंद्र में किसको किसको फांसी की सजा हुई, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इनके साथ साथ अशफाक उल्ला खान को दिसंबर 1927 में फांसी की सजा हुई। और सचिंद्र सान्याल जो थे, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यहाँ से पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये घटना हुई कब थी, तो ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पे हुई, लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हुई। किस लिए हुआ, सरकारी खजाने को लूटने के उद्देश्य से हुआ। किस पार्टी ने किया, HRA ने किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था, तो इसकी स्थापना, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में इसकी स्थापना की थी। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए इस दुर्घटना में किसको किसको फांसी हुई, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा हुई दिसंबर 1927 में। और आजीवन कारावास जिनको हुआ उनका नाम सचिंद्र सान्याल था। ठीक है, और ऑप्शन में अगर आपको गदर पार्टी दिख रहा है, तो गदर पार्टी क्या है, तो ये 1913 में बनी हुई एक पार्टी है और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा हुआ था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में होता है। वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इसके जो है संस्थापक थे। अभिनव भारत की स्थापना जो है, अभिनव भारत ग्रुप 1904 में स्थापित हुआ। BD सावरकर इसके अध्यक्ष थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हम लोगों ने देखा 1924 में, सचिंद्र नाथ सान्याल के अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग इसमें शामिल थे। HRA से ही एक और नया संगठन बना था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी स्थापना जो है वो 1928 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। ठीक, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा काकोरी संयंत्र केस जो है वो दुर्घटना को अंजाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सांगरबाद किस नदी पर स्थित है। इसको याद करने का जो ट्रिक है, अगर आपने महाभारत सुना होगा तो आपने देखा होगा अर्जुन को उपदेश किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था। तो नागा अर्जुन जो डैम है, सागर बांध है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। साथ ही बात करें गोदावरी नदी पर कौन सी है, तो गोदावरी नदी पर जो डैम है उसका नाम पोलावरम सिंचाई परियोजना है, ये गोदावरी नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद गंगा नदी या फिर गंगा की सहायक नदी एक है रामगंगा, इस पर रामगंगा परियोजना स्थित है। और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना स्थित है। ठीक है, और नागा अर्जुन किस पर है, कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किस वर्ष की गई, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में। किसके द्वारा, शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे के द्वारा 1953 में माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। अगर पूछा जाए वह पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, तो बछेंद्री पाल जो है ये पहली भारतीय हैं जो इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। पहली दिव्यांग महिला, यानी कि जिन्होंने अपने कृत्रिम पैरों की सहायता से, जिनके पैर ना होते हुए भी एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की, वो अरुणिमा सिन्हा है, या अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं अरुणिमा सिन्हा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। भैंसनडोगढ़ अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, या फिर घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भरतपुर में स्थित है, इसका नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये है कहाँ, तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहाँ पे, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। वहीं पे बात करें घाट प्रभा कहाँ पर है, घाट प्रभा कर्नाटक में है। और उसके बाद दर्रा अभ्यारण्य की बात करें तो ये यहाँ पर जो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान, ये भी राजस्थान का है। और आपके पास जो भैंसोरगढ़, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ये भी राजस्थान का है। ठीक है, घाट प्रभा कर्नाटक, बाकी तीनों यहाँ पे जो है ये राजस्थान के हैं। भरतपुर में जो है वो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। डल्ली, राजहरा, कोरबा,
उमरिया या फिर राजनंदगांव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति डल्ली राजहरा खान से होता है। ये एक खान का नाम है, यहीं से भिलाई को जो है वो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। यह खान है कहाँ, तो यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना अगर पूछा जाए कैसे हुआ, तो यह रूस के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? रूस, जिसे रसिया कहते हैं, जिसे वो पहले उस समय का USSR था, उसके सहयोग से हुआ था। कोरबा खान ये कोयले का खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डल्ली राजहरा के सहयोग से इसको जो है लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का सही मिलान करना, यानी कि यहाँ पे दर्रा दिया है, पूछा कौन सा दर्रा कहाँ पर पाया जाता है। पहला दिया है जोजिला और बुर्जिला। जोजिला और बुर्जिला जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया बारालाचाला और सिपकिला। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा देखने को नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो ये बारालाचा और सिपकला है कहाँ का, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बारालाचाला और सिपकला ये हिमाचल प्रदेश से है। फिर दिया है थानाला, नीति पास और लिपुलेख। तो ये नाथुला होना चाहिए, थांगाला, नाथुला, नीति पास और लिपुलेख। ये जो है और ये जो है ये आपका उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फिर है, एक मिनट रुकिए, नीति पास, थानाला, नीति पास और लिपुलेख ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है नाथुला और जैपला। नाथुला और जैपला कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक थांगाला दिया है, थांगाला ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। थांगाला कहाँ पे है? लद्दाख। लद्दाख वही जो पूरे भारत का सबसे ठंडा जिला है। ठीक है, लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थांगाला जो है लद्दाख में है, ये सही है, यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, देखिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। 3 में आप देख रहे हैं थांगाला, थांगाला ये लद्दाख में है, तो ये कैसे सही हो जाएगा? लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो है वो 3 मांगा था, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। एक मिनट रुकिए, सही जोड़ा नहीं है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दिया नहीं है। कौन सा सही जोड़ा नहीं है? सही जोड़ा जो नहीं है उसको दर्शाना है। ठीक है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये आपका सही है। तो 2 और 3 आपका गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक से हमारा आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी सी लापरवाही हो गई। यहाँ पे दिया कौन सा सही जोड़ा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयर की कीमतें, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1991 में हुई। CSO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ठीक है, और यह सभी भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम, तो हम सभी को पता है कि क्षेत्रों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय। तो जो सेवा क्षेत्र है इसी को टर्सरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें प्राथमिक में, तो प्राथमिक में कृषि आता है,
कृषि आता है, कृषि से संबंधित, मिट्टी से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो कृषि में आएंगे। द्वितीयक में उद्योग आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है। और तृतीयक में सेवा आता है। सेवा में क्या, जैसे किसी भी फील्ड में आप कार्यरत हो, जैसे टीचर हैं, पुलिस हैं, कोई भी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप भारत सरकार को सेवा के रूप में अपनी शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, तो वो सेवा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड FLOOD, फ्लड देख के आप बाढ़ मत समझ लीजिएगा। फ्लड का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन से जो संबंधित है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यह जो है दुग्ध क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और स्वामीनाथन को हम सभी जानते हैं, ये हरित क्रांति के जनक जो है वो माने जाते हैं। बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत में LPG रिफॉर्मेंस हो रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। और इसी समय इनके वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। ऐसा कहा जाता है मनमोहन सिंह जो थे ये इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। इनको राव मनमोहन नीति भी कहते हैं, इसी नीति को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इन्होंने ही LPG सुधार लाया था, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबराइजेशन, इसको जो है लाने वाले कौन थे? यही मनमोहन सिंह थे। और उस समय जब PV नरसिम्हा राव जो थे ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्य थे, तो मनमोहन सिंह जो थे वो उस समय वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो 1991 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? PV नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल या दंड प्रक्रिया? तो भारत के संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां दी हुई हैं, जिसको हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने कल के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए कि हमने उसमें बताया था कि टोटल कितनी सूचियाँ हैं और किससे संबंधित है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। बात करें सबसे पहले अगर हम लोग संघ सूची की, अगर इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, इन सूचियों को 3 भागों में बांटते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे संघ सूची। संघ सूची में बात करें तो कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन पहले इसमें थे 97 विषय, 97 यानी 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। उसके बाद हम दूसरी देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची जो है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले कितने थे? पहले इसमें 66 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 66 हुआ करते थे। वर्तमान में 61 विषय हैं। वहीं पे बात करें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण होता है, दोनों के समर्थन से कोई निर्णय होता है। इसमें जब ये बना था तो इसमें 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, ये था राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो राज्य सूची में शामिल नहीं है? क्या वो पुलिस है, कानून व्यवस्था है, जेल है या फिर दंड संहिता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। अगर ये राज्य सूची में शामिल नहीं है तो ये किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है, एक नहीं से हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो जो इसका विशेषता नहीं है, तो अर्धसंघीय संरचना बिल्कुल हमारे संविधान की है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यही विशेषता हमारे जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसकी नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जो है वो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। शक्तियों का वितरण भी है। विभिन्न संविधान के मूल तत्वों को ग्रहण करना, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। एकता की ओर झुकाव देना, सरकार का संसदीय रूप,
संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता को समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र नगरपालिका, न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन और सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता, ये भारत के संविधान की विशेषता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता सिस्टम जो है वो लागू है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये जो है कमिट जुडिशरी जो है, यानी कि हमारा जो न्यायतंत्र है, हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो कोर्ट है, वो सरकार के अधीन नहीं है। ठीक, खुला है, ओपन है, अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक न्याय इसमें से कौन प्रदान करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य का नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ये भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, भारत के उद्देशिका जो है, भारत का जो प्रस्ताव है उसमें भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। बात करें आर्थिक न्याय की, तो आर्थिक न्याय DPSP में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थित सुविधाओं तथा अवसरों के असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था में सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करती है? यानी कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 38 आपका किससे संबंधित है? तो यह सामाजिक कल्याण से, अभी हम लोगों ने देखा सामाजिक कल्याण से संबंधित है। फिर जो है आर्टिकल 44, ये समान नागरिक संहिता, 4 ये आपको इक्वल दिख रहा है ना, 4 इक्वल है ना, तो ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 46, समाज के कमजोर वर्गों जैसे SC ST, इनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 46 है। ठीक है, आर्टिकल 46 किससे है? तो SC ST यानी कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 46। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, और आर्टिकल 38 जो है यह राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है, यानी कि सामाजिक न्याय से संबंधित है, नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक न्याय को रिलेट करता है आर्टिकल 38। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है क्या? तो इसमें पंचायत के 3 स्तर हैं। इसमें जो सबसे छोटा है वो ग्राम है, सबसे छोटा जो है वो ग्राम है, उसके बाद ब्लॉक है और उसके बाद जिला है। इसी को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसका विचार किसने रखा? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा इसका विचार रखा गया, और इसी को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई। बात करें अशोक मेहता समिति की, अशोक मेहता समिति तो ये 1977 में आई, और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया था। किसने? अशोक राय मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया था। त्रिस्तरीय किसने दिया? बलवंत राय मेहता। अगर 2 स्तरीय पूछ ले तो अशोक राय मेहता, अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन, बिजली प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विच के बंद होने पर। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि स्विच चालू होने पर, नहीं, स्विच चालू होने पर तो ये डायरेक्ट बोर्ड में बिजली का प्रवाह होता है, लेकिन जब यहाँ से सर्किट और यहाँ पे ये जो सर्किट लगा है इसमें जब आप स्विच बंद करते हैं तो इसमें बिजली का प्रवाह होता है स्विच बंद होने पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI यूनिट क्या है? प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम, या फिर जिसे ओम कहते हैं, इसको इस तरह से डोनेट किया जाता है। ये इसका चित्र है, ये प्रतिरोध का SI यूनिट है। बात करें फैराडे किसका है, तो फैराडे विद्युत धारिता का है, विद्युत धारिता का है फैराडे।
विद्युत धारिता। और उसके बात करें वोल्ट किसका है, तो वोल्ट विद्युत विभव का है। वोल्ट किसका है, वोल्ट विद्युत विभव का है, विद्युत विभव का है। और एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का है। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का। फैराडे विद्युत धारिता और एम्पियर विद्युत धारा, दोनों को अच्छे से देखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर विद्युत धारिता दे दे तो फैराडे, अगर विद्युत धारा दे दे तो एम्पियर। वोल्ट किसका है, विद्युत विभव। और ओम किसका है, प्रतिरोध का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है, यानी लगभग जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, वो साइट्रिक एसिड के कारण खट्टे होते हैं। इमली और इमली को छोड़कर, इमली में क्या होता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें टार्टरिक अम्ल, और इमली के साथ साथ अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आपको टमाटर में, पालक में, इन सब में ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। सेब में ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिलता है। चींटी के डंक में कौन सा मिलता है, फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल, लगभग सभी खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में, पालक में, सेब में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, जिसे साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्कट जन रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या फिर दमा। कर्कट जन रसायन से क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। कर्कट जनक रसायन से कैंसर रोग होता है। कैंसर क्या होता है, तो कोशिकाओं का एक अनियंत्रित वृद्धि, यानी कि हमारे सेल जो है वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगे, बढ़ने लगे, संक्रमण को फैलाने लगे, तो इसी के द्वारा ही कैंसर होता है, इसे ही कैंसर कहा जाता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोजेस्टेरॉन कैंसर, बोन कैंसर, मुंह का कैंसर, इन सब प्रकार को मिलाकर कैंसर कई प्रकार के होते हैं, और इसे कर्कटजन रसायन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायबिटीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं। डायबिटीज़ के लिए हम इंसुलिन की सुई लगाया जाता है। और हृदय डिजीज जो होता है ये। अगला क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर स्पेशल डर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह, यानी कि मान लीजिए कि हमारा हैंड है और इसके ऊपर की जो लेयर है यह क्या कहलाएगी, तो ये ऊपर है ना, ऊपर है ना, तो ये ऊपर का एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। वहीं पर अगर निचली सतह की बात कर ले, निचली सतह की, तो इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। नीचे की कोई चीज़ होगी उसे एंडो कहेंगे, ऊपर का कोई भी होगा तो इसे एपिडर्मिस कहेंगे। तो ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। अगर बात करें मध्य परत को क्या कहते हैं, तो मध्य परत को डर्मिस कहते हैं। और सबसे गहरी जो होती है उसे सब क्यूटिकल्स होती है। ठीक है, डर्मिस किसे कहते हैं, मध्य परत को डर्मिस कहते हैं। ऊपर वाले को एंडो, ऊपर वाले को एपी, नीचे वाले को एंडो, और बीच वाले को डर्मिस कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। दिया हुआ है कि 1 + 27/159 इक्वल टू 1 + x/13, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ से आपको इसको निकालना है, x का मान। ठीक है, x का मान। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको इसमें, अगर इसको इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो इतना ही होगा, और इतना अगर इसमें 169 में 27 ऐड कर देंगे तो 196 हो जाएगा। 169 में एक बार 27 ऐड करके देख लीजिए। इसमें जब आप 27 ऐड करेंगे ना, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो गया, 6 1 7 2, 6 1 7 2 9 हो गया, और 196 हो गया ना। इसको जब ऐड करेंगे तो इसको जब 159 गुणा 1 करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको गुणा करेंगे तो 159 से 1 से गुणा करेंगे तो 159 ही आएगा। तो और इसमें 27 ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा बटे 159। और यहाँ पे x दिया है तो इसको एज इट इज ऐसे उतार लेंगे। 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 14 गुणे अगर आप 14 करेंगे ना, 14 गुणे 14 तो 196 हो जाएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर जो है अपने आप निकल के आ जाएगा, ये 14 का हो जाएगा, 159 किसका हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब इस तरफ लाएंगे, ये जो वाला है इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू x/13 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 1/13 हो जाएगा, और ये जो है x/13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 1 निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 में कितने
1/8 है। अब इसको लिखने के लिए इस तरह से आप लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 को एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 75 × 8। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ से काट दीजिए, 2 चौका 8 और 4 × 75, 75 × 4 करिए कितना आएगा, 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 के 0, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 7 24 4 7 28, 28 और 2 30 यानी कि 300। इसका सही जवाब हो जाएगा 300। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन दिया है √36.1/102.4, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 19/32। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 19/32 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। इन वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। एक शहर की जनसंख्या है, इसमें 4% की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई, 4% की वृद्धि हुई, परंतु स्थानांतरण के कारण यानी कुछ लोग इस जगह से हटकर दूसरी जगह चले गए तो 1/2 वार्षिक तक घट भी जाती है। इन 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत बताना है। तो मान लीजिए अगर शहर की जनसंख्या 100 है, कोई भी प्रश्न हम 100 वैल्यू को रखकर करते हैं। अगर शहर की जनसंख्या 100 है तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और आपका निकल के आ जाएगा 10.8 जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10.8। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए, जहाँ से आप इसको अच्छे से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिमाण बताइए। 13 परिणाम है, इसमें योग जो दिया है, औसत जो दिया है वो 13 का दिया है 68। अगर 13 को 68 से गुणा करेंगे तो 884 आ जाएगा। 13 को 68 से गुणा करके देख लीजिए, 884 आ जाएगा। 7 परमाणु, 7 का कितना दिया है 63 से अगर आप गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। और 7 परमाणु का योग जो दिया है वो 7 से अगर आप 70 को गुणा करेंगे तो 490 हो जाएगा। इन सभी को मिला दीजिए। इन सभी को मिलाएंगे कैसे, तो 7वां परिणाम यानी कि 441 + 490 - 884, अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके निकाला था तो इसको निकालेंगे 331 - 884 हो जाएगा। और इसको जब 931 में से 884 घटाएंगे तो आपका 47 जो है वो निकल के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 47। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न में से क्षीण का विलोम क्या है। क्षीण का विलोम क्या है, तीव्र, कृष्णा, त्यागी या कुंठित। क्षीण का विलोम क्या है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कुंठित। क्षीण का जो विलोम है वो कुंठित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित है। तीव्र की बात करें, तीव्र का तो मंथर या फिर मंद होगा। तृष्णा का तृप्ति होगी। और त्यागी का गृही होगा विलोम। अगला क्वेश्चन है गजबदन का पर्यायवाची क्या होगा। गर्जन, मेघनाथ, गणपत या फिर विष्णु। तो आप लोगों ने सुना होगा गणपत जी को गजबदन कहा जाता है, विनायक कहा जाता है, गणनायक कहा जाता है, गजानंद, गौरी नंदन। ये सब जो पर्यायवाची है वो गणपत जी की है। गणपत जी की और पर्यायवाची जैसे विघ्ननाशक, अंबिकेप, वक्रतुंड, लंबोदर, गणेश, गजानंद, गौरी नंदन, भवानी नंदन, गणनायक और साथ ही साथ गजबदन के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। यानी कि ये इन्हीं की पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। यानी कि कांटों से भरा हुआ वाक्य जो है इसका एक शब्द बताइए। कांटों से भरा हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंटकाकीड़। कांटों से भरा हुआ को क्या कहेंगे, कंटकाकीड़। वहीं पे बात करें कंटक किसको कहेंगे, विकीर्ण किसको कहेंगे, तो छित साया या फैला हुआ जो होता है उसको, फैलाया हुआ उसको विकीर्ण कहेंगे। और जिसका अंत ना हो सके वो अनंत होता है। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय होता है। ये इस तरह से 1000 मतलब कई वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने को आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ। दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना या उचित निर्णय करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उचित निर्णय करना। दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब होता है
उचित निर्णय करना। इस तरह से आपसे और इस तरह से वाक्य आते हैं, जैसे 1 और 1 11 होना, इसका क्या मतलब होता है? तो 1 और 1 11 का मतलब होता है एकता में शक्ति होना। इसी तरह से काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट हो जाना। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा होना। और दूध का दूध, पानी का पानी, उचित निर्णय करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बताना है। बहिष्कार को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? बहिष्कार की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या होगी? बहिष्कार जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बा पे आ की मात्रा, बा ही स कार। बहिष्कार नहीं होता, सॉरी होता है बा, बहिष्कार होता है, बहिष्कार नहीं होता, बहिष्कार। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आ की मात्रा लगा है, गलत हो जाएगा। इसमें बड़ी की मात्रा लगा, ये गलत हो जाएगा। और इसमें छोटी ई लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। बा होता है, हा पे छोटी ई की मात्रा होता है, आधा सा होता है, और का पे आ की मात्रा, और रा होता है बहिष्कार। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और इससे क्वेश्चन निकालना, जैसे हम लोगों ने कल निकाला था। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर जाके देखिए। देखिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और वहाँ से अपना आंसर जो है वो निकालते जाएंगे। क्वेश्चन दिया है, द ऑथर सेड peering into the darkness because, द ऑथर सेड peering into the darkness because। तो आपको इसमें पैराग्राफ में आपको इसका एक स्ट्रीम वर्ड खोजना होता है, जैसे कि डार्कनेस। आप इसमें देखेंगे कि डार्कनेस कहाँ दिया है, तो यहाँ पे देखिए, आई सेट अप इन बेड peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship which seemed like a plate suspense in the darkness। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, he was afraid। he was afraid, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, द ऑथर जंप आउट ऑफ बेड बिकॉज, मतलब ऑथर जो है वो जंप से, बेड से क्यों कूदा? तो आपको यहाँ पे देखना जंप आउट वर्ड कहाँ दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आई जंप आउट ऑफ बेड नॉट हैविंग अलाउ फॉर द मोशन ऑफ द शिप, आई वाज इंस्टेंटली थ्रो वायलेंसी अक्रॉस द रूम। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है यहाँ पे देखना है कि क्या दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, द ऑथर जंप आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज बिलो पास्ट हिज फेस। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, which one of the following did the author do first? सबसे पहले ऑथर क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑथर क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया, आई क्लाइम्ड इनटू द बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। तो सबसे पहले वो बेड पर चढ़ता है और ब्लैंकेट को फोल्ड करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले क्या करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्लाइंबिंग इनटू द बेड। सबसे पहले क्या करता है, बेड पर चढ़ता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ह्यूमर, हेट, डिग्निटी, या फिर, और अगला दिया है कोवर्सी। इसमें पूछा है कि सिनोनिम्स बताना है प्राइड का। प्राइड का सिनोनिम्स इसमें से कौन सा है? प्राइड मतलब क्या होता है? तो प्राइड मतलब होता है स्वाभिमान। प्राइड मतलब क्या होता है? स्वाभिमान। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? मर्यादा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राइड का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डिग्निटी। साथ साथ ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ह्यूमर का मतलब होता है मिजाज। ह्यूमर का क्या मतलब होता है? मिजाज। यानी बहुत लोग कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है, यानी कि वो मिजाजी व्यक्ति है, उसका मिजाज है। ठीक है, और उसके बाद हेट का मतलब हम सभी को पता है, घृणा करना होता है हेट। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्निटी का जो प्राइड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्निटी। अगला क्वेश्चन है, गिव द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बताना है, डल का, अलर्ट, हम्बल, या फिर ईगर। इसमें बताना नी का एंटोनिम्स बताना है, नी, KEEN, जिसको नी या फिर नी बोलेंगे, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नी मतलब होता है तेज, तीव्र, तेज या फिर तीव्र। और डल मतलब क्या होता है? डल मतलब होता है मंद या फिर धीमा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटोनिम्स यानी कि उसका विलोम बताना है। ठीक है, अलर्ट मतलब होता है चौकस, हम्बल मतलब होता है विनम्र, और ईगर मतलब होता है उत्साही यानी कि इच्छुक, ईगर का मतलब होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डल। अगला क्वेश्चन,
कुत्ता रैबीज, यानी कि जिस प्रकार से कुत्ता जो है, डॉग जो है वो रैबीज से संबंधित है, उसी तरह मच्छर किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि कुत्ते के काटने से रैबीज फैलता है, उसी तरह मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मच्छर किससे संबंधित है? मलेरिया से। कुत्ता किससे संबंधित है? रैबीज से। ठीक, अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी के शब्दों से मेल नहीं खाता है। नन जैसे धर्म संगनी, सूरवीर, मुनि या फिर पादरी। पूछा है कि कौन सा बाकी के शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो देखिए बाकी के जो शब्द हैं यहाँ पे देखिए, नन यानी कि धर्म संगनी, मुनि और पादरी, ये जो है ना इसमें मेल और फीमेल कोई भी धर्म संगनी हो सकता है, कोई भी मुनि बन सकता है, मॉक बन सकता है, कोई भी प्राइस्ट यानी कि पादरी बन सकता है। लेकिन सूरवीर जो होते हैं ना वो सबसे अलग है, ये किसी भी धार्मिक चीज़ों से नहीं संबंधित है, ये युद्ध से संबंधित है। बाकी ये तीनों जो है ये धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके सामने एक वर्ड दिया है कंप्यूट्रॉन, और इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखा है। फिर पूछा है एडवांटेज, एडवांटेज को का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कंप्यूट्रॉन को किस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको कंप्यूट्रॉन को लिख लेना है। कंप्यूट्रॉन को लिखिए COMPUTRONE, कंप्यूट्रॉन को इस तरह से लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसका जो वर्ड दिया है उसको भी लिख लीजिए। इसका वर्ड क्या दिया है? इसका वर्ड दिया है PMOCTUENOR। ठीक, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए ये एक दूसरे से किस तरह से मिले हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देखिए सी जो है ये 4th नंबर पे है, सी ये यहाँ से मिला हुआ है। उसके बाद यम देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, और पी का आप सर्कल यहाँ से 4th पे देख पा रहे हैं, ओ का सर्कल यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी कि इसका जो इस तरह से मैचिंग है, तो इसी तरह से आप जो है अगले वर्ड को भी लिख लीजिए। अगले वर्ड को भी जब आप लिख लेंगे ना एडवांटेज को, और इसी तरह से इसका भी मैच जो है आप कर लीजिए। तो इसका जो सही जवाब निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब आएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, जिस तरह से जैसे जैसे ये चलेगा, जैसे जैसे ये बढ़ा है, जिस 4th नंबर पे ये गया, 4th से ये 1st नंबर पे आया, ठीक उसी तरह से इसको भी बढ़ाना है। 4th नंबर पे इसको ले जाना है, 1st नंबर पे इसको लाना है, और ये वाली तीर ऐसे मारनी है, और ये यहाँ पे सेम उसी तरह से ये वाला भी बनाना है, ये वाला भी सेम उसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो आपका सही जवाब जो है वो निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री, पोती, माँ या बहन। एक आदमी है, उसने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ की बहन, तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, एक आदमी बना लीजिए। एक आदमी है, उसने एक महिला से कहा, महिला यानी कि एक औरत से कहा। ठीक, एक औरत से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति की बहन। एक मिनट, तुम्हारी माँ, माँ औरत के माँ, यहाँ पे गई माँ, माँ के पति, माँ के पति यानी कि इससे हस्बैंड हो गए, पति की बहन, बहन यानी कि यहाँ पे आ गई बहन, मेरी क्या है? बुआ है। अब इसकी क्या हो गई? बुआ हो गई, इसकी बुआ हो गई। अब पूछा है कि वह आदमी उससे कैसे संबंधित है? तो ये दोनों भाई बहन होंगे, ये दोनों भाई बहन होंगे तभी तो ये इसकी बुआ होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बहन यानी कि सिस्टर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? एक दिन एक साल में जो है वो आगे बढ़ता है। अगर 18 फरवरी 2005 को, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2006 को हो जाएगा शनिवार, और 18 फरवरी 2007 को हो जाएगा रविवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा? 2007 पूछा है तो रविवार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हर साल एक दिन जो है वो आगे बढ़ता है। अगर 2005 में 18 फरवरी को शुक्रवार था, तो 2006 में 18 फरवरी को शनिवार होगा, और 2007 में क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उस समय प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत का जो राजस्थान क्षेत्र है, इसने 2021 में, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, 2021 में जो है अपने सभी निवासियों को, अपने सभी राज्यवासियों को जो है वो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। इसका नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक,
अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने 22 जुलाई 1921 के किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, इनमें से कोई नहीं। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो इसके अलावा ये जो इस बुक में करंट के क्वेश्चन 4-5 दिए हैं उसकी जगह पे अगर आप कमेंट बॉक्स में क्या चाहते हैं एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप अगर चाहेंगे तो हम नए कमेंट जो है वो आपके नए करंट के जो क्वेश्चन है 5 वो आपके लिए पर डे ले आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नए क्वेश्चन ले आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये उस समय का जो है वो करंट है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि इसके जगह पे नए करंट ले आए तो हम वो भी ले आएंगे। एक बार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। आरबीआई ने 22 जुलाई 1921 के किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड को जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? नमस्ते योग, योग के बारे में जागरूकता। योग दिवस हम सभी को पता है योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन जो नमस्ते योग है ये आयुष मंत्रालय द्वारा 12 जून को लॉन्च किया गया था और ये जो है आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के धरवाहक के रूप में नामित किया गया? ये 2021 का क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में है इसमें मरियप्पन थांगावेलु को भारतीय ध्वजवाहक के रूप में जो है वो नामित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मरियप्पन थांगावेलु। ठीक है, लेकिन जो है कोविड-19 के संक्रमित पाए जाने के कारण ये जो है जा नहीं पाए थे। ठीक है, जो है नामित तो किया गया था मरियप्पन थांगावेलु को, लेकिन ये कोविड के इनका संक्रमण हो गया था और ये जा नहीं पाए थे। अगर ये नहीं जा पाए तो इनकी जगह पे इस दायित्व को कौन संभाला था? तो इनकी जगह पे जो दायित्व संभाले थे वो थे टेकचंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2021-22 में दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हम करंट अफेयर के पर डे 5 क्वेश्चन जो है वो अलग से 2025 के लेकर आपके लिए आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री? तो विद्या बालन उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में थी और इन्हीं के नाम पे फायरिंग रेंज का नाम रखा गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1921 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में सबसे ऊपर रखा गया? इसका सही जवाब ऑप्शन डी जापान जो था ये इसके लिए। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पासपोर्ट इंडेक्स निकालता कौन है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें 193 देशों की यात्रा के लिए वीज़ा फ्री यानी कि फ्री वीज़ा जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भारत का 84वां स्थान था और अंतिम पे कौन था? तो अफगानिस्तान था। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? 2021 का पूछा जा रहा है। 2021 से आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम बात देख लेते हैं। इसका जो उस समय का सही जवाब था वो डीएमके था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो इसका सही जवाब आइसलैंड था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइसलैंड जो था वो शीर्ष पर था। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तेलंगाना जो है मुख्यमंत्री सशक्ति दलित योजना को जो है वो लागू करने वाला राज्य था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसकी जगह पे हम लोग कुछ नए करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और अवसंरचना मिशन यानी PMAVHIM का प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन में जो है स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को स्वीकृत और मजबूती करना जो है ये इसका मिशन रखा था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये नए करंट के क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया है? एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान किसे घोषित किया गया? तो बंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है वो एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि पहला निवास स्थान क्या था? प्रोजेक्ट लायन कब शुरू हुआ, इसका आरंभ कब किया गया और इसके में पहला निवास स्थान क्या था? दूसरा जो था वो बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य जो था ये दूसरा निवास स्थान एशियाई शेरों के लिए घोषित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद नगर निगम। अहमदाबाद नगर निगम जो है ये अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया। ये कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। ये सारे करंट के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने मातृ एवं शिशु संजीवनी मिशन और अनमोल 20 पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जो है अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मातृ एवं शिशु संजीवनी मिशन जो है अनमोल 20 पोर्टल जो है वो लॉन्च किया। अनमोल 20 पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये मातृ एवं शिशु संजीवनी मिशन से संबंधित है और ये किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुदर्शन पटनायक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक। ठीक, अभी हम लोगों ने 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2021 का करंट जो था वो अभी आपसे नहीं पूछने वाला है, 2025 का करंट पूछा जाएगा। इस तरह से अगर आपको समझ में आता है तो आप बताइएगा। इस तरह से पर डे 10 क्वेश्चन जो है वो अलग से जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसे तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे हर दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थंडर ड्रैगन के नाम से जिसको जाना जाता है वो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, यानी कि द लैंड ऑफ ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन की भूमि या फिर थंडर ड्रैगन के नाम से भूटान को जाना जाता है। जापान को निप्पॉन नाम से जाना जाता है। जापान को किस नाम से जाना जाता है? निप्पॉन के नाम से जापान को जाना जाता है। वहीं पे श्रीलंका का अगर पुराना नाम पूछ ले तो श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था पहले, श्रीलंका को। ठीक, और थंडर ड्रैगन भूटान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी न्यायपीठा है और इसकी करेंसी क्यात है। क्यात, यहाँ से करेंसी और कैपिटल से जो है एक क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो म्यांमार का कैपिटल क्या है? न्यायपीठा, और करेंसी क्या है? क्यात। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी राजधानी है और टका इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब की रियाद राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल इसकी मुद्रा है। कैपिटल और करेंसी से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो में सारी कैपिटल और करेंसी हम आपके साथ कवर कर देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि एक वीडियो में सारे कैपिटल और करेंसी कवर किए जाए। अगर आपका जवाब हाँ होगा तो हम एक वीडियो उसके लिए स्पेशल जरूर लेके आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य ये हम सभी को पता है गोवा है। अगर वहीं पे यूनियन टेरिटरी पूछ ले सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मेघालय शिलोंग और मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो इनकी अधिकतम संख्या 250 है और ये किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की जो टोटल संख्या है वो 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 238 सदस्य जो हैं ये राज्यों एवं उनके राज्य के प्रतिनिधियों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर पूछा जाए आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में जो सदस्य 12
12 सदस्य हैं वो किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों से जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। बाकी 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य एवं राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 80 में लिखा है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 जो होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर? संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन डे जो होता है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन में न्यूयॉर्क में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। कहाँ पे हुई? न्यूयॉर्क में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यही न्यूयॉर्क, यूएसए का जो न्यूयॉर्क शहर है यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें वर्तमान में 193 देश जो है वो शामिल हैं। ठीक है, कितने देश शामिल हैं? 193 देश इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर जिनेवा में पूछा जाए, जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। बात करें वियना में किसका हेडक्वार्टर है? तो वियना में किसका हेडक्वार्टर है? ओपेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। एम्स्टर्डम में क्या है? एम्स्टर्डम में किसका हेडक्वार्टर है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। बाकी बात करें, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और विश्व बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है, यानी कि खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया किसने? तो चंदेल वंश के द्वारा यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो खजुराहो में ही स्थित है। लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सभी मंदिर शामिल हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। और ये है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नबका लेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? नबका लेवारा उत्सव केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। नबका लेवारा उत्सव जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में मेवाड़ उत्सव जो है राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक, बिहार में हम सभी को पता है छठ पर्व सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है, ध्यान देना है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसेस वे होती हैं जो पृथ्वी पर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर वाष्प नहीं होने देती हैं, ऊपर नहीं जाने देती हैं। वो कौन सी गैसें हैं? वो कौन सी गैस है जो इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसे N2 लिखा जाता है, ये हरित गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं, और इसके साथ साथ जल वाष्प H2O, वाटर वेपर, और इसके साथ साथ ओजोन O3, ये सभी जो है हरित गैसों में आता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये एक हरित गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगर पूछा जाए ये शुरुआत कब हुआ, तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें दिया क्या जाता है? तो इसमें 15 लाख रुपए के साथ अर्जुन की एक मूर्ति यानी कि अर्जुन की एक प्रतिमा जो है वो दिया जाता है। 15 लाख रुपए, उसके साथ एक सर्टिफिकेट जिसे प्रशस्ति पत्र कहते हैं, और अर्जुन की एक प्रतिमा अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1661 ईस्वी में हुई थी। जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे,
आगे देखिए, जिस तरह से अभी हम लोगों ने इंग्लिश के गद्यांश सॉल्व किए थे, उसी तरह से आपके सामने हिंदी का एक बहुत बड़ा गद्यांश है। इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसका जो अर्थ है वो, इसका जो आंसर है वो निकालते जाइए। पहला क्वेश्चन दिया, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्शनीय शब्द का अर्थ क्या है। स्पर्शनीय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राप्त करने योग्य। ठीक है, स्पर्शनीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। अगला है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, वो इस गद्यांश में बताने का प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेखक का उद्देश्य क्या था, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, ये सब आपको गद्यांश पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना ही लेखक का उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, तो धर्मनिरपेक्षता से जो अभिप्राय है वो सभी धर्मों का आदर करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी धर्मों का आदर करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था क्योंकि इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए निकालने का एक तरीका बता देते हैं आपको। देखना, हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। देखिए जनतांत्रिक कहाँ पे आपको शब्द मिलता है, तो आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और अस्पर्शनीय विशेषता पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया, यानी कि इसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। गांधी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था एवं अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना कि उनके सदाचार और व्यवहार का था। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण करने का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग शामिल थे। देखिए आपको मिल गया जनतांत्रिक का मतलब क्या है, इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग जो है वो शामिल थे, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदाय के हों। तो जनतांत्रिक का अर्थ जो है हमें यहाँ से मिल गया, जो हमारे क्वेश्चन 75 में पूछा है कि जनतांत्रिक का अर्थ क्या था। फिर आगे देख लीजिए, इसके साथ यह धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। जो आपको पूछा है धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा था, तो सभी धर्मों का आदर करना ही धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। ठीक, इसी तरह से आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर जो है मिलते चले जाएंगे। आगे आपके सामने एक और गद्यांश दिया हुआ है, उससे भी आपसे 5 क्वेश्चन, देखिए 15 क्वेश्चन जो है 5 इंग्लिश के और 10 जो है हिंदी के गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इजी होते हैं आपके लिए। अगर आप गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, गद्यांश आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से गद्यांश पढ़ लीजिए और इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है क्योंकि। तो देखिए गद्यांश में दिया होगा कि मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना जाता है। आप देखिए मानव को सृष्टि का लघु रूप कहाँ पे दिया है, देखिए विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है, इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप माना जाता है। भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्राह्मणे की कल्पना की है। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी परंतु यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कीर्ति रूप में सृष्टि है। आपसे क्या पूछा है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है क्यों, तो मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में विघटित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल गया ना, यहाँ से आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन में देखिए ये वर्ड जरूर दिया होगा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में ही आपको दिया है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में विघटित होता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। अब देखिए आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। आगे पढ़िए इस पैराग्राफ को। मन तो मन, मानव का शरीर भी प्रीतम है, देखने में इससे भय, आकर्षण एवं लवणमय रूप दृष्टि से अनियंत्र होता है, अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही प्रस्तुतों का विधान किया और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए उनके काव्य दृष्टि रच डाला। साहित्यकारों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए उनके रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर एक जटिल यंत्र में
उपमित किया जाता है। इस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने पर या गतिशील वायव्यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत हो जाने पर सारा शरीर दंडित व कौलित हो जाए, यह विचारणीय है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? मानव शरीर की यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, नहीं, क्वेश्चन था वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत किसमें अभाव है? देखिए आगे दिया होगा, यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जाए तो शरीर को विकृत अंग के स्थान पर नव निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं समन्वय सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता? शल्य चिकित्सा इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्याय व पूर्ण साधन के अनंत अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ तक धातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार किसी का रक्त उससे अस्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त का परीक्षण आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य होता है। आज का शल्य चिकित्सा गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्व कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव है। आपसे क्वेश्चन पूछा, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है साहित्यकारों में, साहित्य शास्त्रियों में, शल्य चिकित्सकों में या वैज्ञानिकों में? तो देखिए, जो वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है ना, वो साहित्य शास्त्रियों में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें? साहित्य शास्त्रियों में। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया क्योंकि? मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया? अभी हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा था, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर को यंत्र निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए इसे यंत्रवत कहा गया। यानी शरीर का अगर एक पुर्जा खराब हो जाएगा तो शरीर के सारे हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसे यंत्रवत कहा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो अंग प्रत्यारोपण को शरीर में सामान्य बनाना, ये सबसे ज़्यादा दायित्वपूर्ण चुनौती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पैराग्राफ में देखा था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? यानी कि निरामय शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर, स्वस्थ, अभ्युदय या फिर नवीन? ये जो है आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ते हैं तो हो सकता है आप अर्थ निकाल ले जाएं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको याद करने होते हैं। निरामय का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निरामय का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपको DI के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको जो है पैराग्राफ, टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, इन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आइए एक बार हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया आपके सामने, एक ये दिया हुआ है, रेखा चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया है, पहले एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से 81 से 85 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 81 से 85 तक के क्वेश्चन आपको इसी से सॉल्व करने हैं। ये जो आपके सामने रेखांक दिया हुआ है, जो आपके सामने चार्ट दिखाया गया है, यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार पहले पढ़ लीजिए। निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन, यानी कि ये जो उत्पादन है ना, ये मिलियन टन में दिखाया गया। कितने में? मिलियन टन में दर्शाया गया। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये किसमें है? मिलियन टन में। ये जो आपको 42, 44 ये सब जो दिख रहा है ना, ये मिलियन टन में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको ईयर्स दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन अधिकतम स्तर पर इस वर्ष घटा, यानी कि सबसे अधिकतम स्तर पर जो उत्पादन है वो किस वर्ष घटा था, किस वर्ष घटा है? तो देख लीजिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे अधिक जो है वो घटा किसमें है। सबसे पहले आपके सामने दिया है वर्ष 2012-13 में। तो 12-13 में देखिए, 12 में कितना था? 58, और 13 में कितना था? 13 में कितना है? 13 में है 55। 58 में से 55 अगर घटेगा तो 3 मिलियन ही घटेगा, इसमें 3 मिलियन घटा। फिर दिया है 15-16 में। 15-16 में कितना दिया? 15 में देखिए 98 है, और 16 में कितना दिया है? 16 में दिया है 60। 98 में से अगर, एक मिनट, 12-13 में कितना दिया है? 12 में आपको दिया है 12 में 58,
और 13 में दिया है 55। तो यहाँ से कितना, तीन तीन निकल गया और ये मिलियन टन में है, ध्यान दीजिएगा ये मिलियन टन में है, ठीक है। और 15-16 में दूसरा ऑप्शन आपके सामने 15-16 में दिया है, 15 में 98 है, 15 में 98 है और 16 में 60 है। इसको जब आप घटाएंगे तो 8 बचेगा और 9 में से 6 गया 3, 38 निकल के आएगा। फिर उसके बाद 16 और 17 में दिया है, 16 में कितना है, 16 में 60 है और 17 में कितना दिया 55। तो इसको भी आप घटाएंगे तो 5 निकल के आएगा। फिर उसके बाद आपके सामने दिया 19 और 20, 19 में कितना है 90 और 20 में कितना है 80, इसको घटाएंगे 10। तो सबसे ज़्यादा किस में घटा, 38 घटा ना, 38 घटा, किस में घटा 15 और 16 में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2015 और 2016 में सबसे कम घटा था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा किसमें घटा, उसी तरह से हम निकाल लेंगे कि अधिकतम वृद्धि किसमें हुई। तो सबसे पहले आपके लिए दिया है 2013-14 में, 2013-14 में देख लेते हैं। 2013 और 14 कहाँ पे दिया है, ये देखिए आपको ऑप्शन में दिख रहा है 2013 और 14। 13 में कितना है 55 है और 14 में कितना हो गया, 55 में से ये गया 55 और 90, 14 में 90 हो गया। यानी कि 90 में से अगर आप 55 घटाएंगे तो बड़े में से हमेशा छोटे को ही घटाते हैं। तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 35 बचा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने दिया है वो दिया है 17-18 में, 17-18, 17-18 कहाँ दिया है, यहाँ पे 17 दिया है 55 और 18 दिया है, 18 दिया है 80, 80 में से अगर आप 55 घटाएंगे, 80 में से 55 घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 25, ये 25 आ गया। तीसरा आपके सामने दिया 14-15 में, 14 में कितना दिया 90 और 15 में दिया 98, तो ये डायरेक्ट यहीं से निकाल लीजिए, 8 बचा। और चौथा आपके सामने दिया 18 और 19, 18 और 19, 18 और 19, तो 90 में से यहाँ पे 10 बचा। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ, तो 35 इसी में निकल के आ रहा है। ये किसका हम लोग निकाले थे, 55 और 90 का, 2013 और 14 का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2013 और 14। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ये देखने में थोड़ा टफ लगते हैं लेकिन इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था 44 मिलियन टन, 46 मिलियन टन, 48 मिलियन टन या 50 मिलियन टन। तो प्रथम 3 वर्षों के दौरान, तो प्रथम 3 वर्ष आप यहाँ से देख लीजिए कितना था प्रथम 3 वर्ष, 1 2 3, इन तीनों को देख लीजिए, 42, 44 और 58, 42, 44 और 58, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 8 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8, 8 6 14, 14 के 4 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो 4 4 8 1 9, 9 5 9 5 14, तो ये भी हो जाएगा 14, 144। तो प्रथम 3 वर्षों के दौरान आपको निकालना है कुल उत्पादन निकालना और आपको इसका औसत उत्पाद निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से बटा कर देंगे, यानी कि 144/3 कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 48 मिलियन टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 मिलियन टन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, 48 मिलियन टन। कैसे निकाला, तीनों को पहले प्लस कर लिया, उसके बाद 144 आ गया, 144 को 3 से भाग दे दिया। 3 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि प्रथम 3 वर्ष दिया है, जितने ही डाटा को हम लेंगे, अगर यहाँ पे 4 डाटा ले लेंगे तो 4 से भाग देंगे, अगर यहाँ पे 5 डाटा ले लेंगे तो 5 से भाग देंगे, जितने डाटा को लेंगे उतने से ही उसको भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 डाटा लिया, 3 से भाग दे दिया, 48 मिलियन टन जो है इसका जवाब निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष किस वर्ष में दर्ज किया गया, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सीमेंट का उत्पादन ही तो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे देखिए ये सीमेंट का उत्पादन ही दिखाया है। तो पूछा किस वर्ष में सबसे अधिकतम उत्पादन दिखाया गया, सबसे अधिकतम किस में दिखाया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे अधिकतम आपको कहाँ पे दिख रहा है, 13-14 में ना, ये देखिए यहाँ पे सबसे अधिकतम 98 यहीं गया, इससे ज़्यादा कहीं नहीं गया है। तो ये आपको ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा, सबसे अधिकतम गया है 14-15 में। तो आपको ऑप्शन 14-15 यहीं पे दिख जाएगा, ऑप्शन में आपको सन 2014-15 देखने को मिल जाएगा। ये देखिए सन 2014 और 15, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो ये है 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 11-12 में जो था, एक बार देख लेते हैं, 11 में कितना था, 12 में था आपका 58 और 11 में था 44, 58 और 44 बटे आप कर देंगे 44, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में पूछा है, और गुणे कर देंगे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 31.81 निकल के आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 31.8, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक।
इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, केवल देखने में आपको हो सकता है थोड़ा सा डर लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसी तरह से आपको एक चार्ट इस फॉर्म में भी दिया जाता है, ये भी आपके लिए वैसे ही सॉल्व करना होता है जैसे अभी आपने इसके पहले वाले को सॉल्व किया। जैसे दिया गया ग्राफ एवं वस्तु एक्स के आयतों को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो पैसे दिए हैं ना, ये करोड़ में दिए हैं। कितने में दिए हैं? करोड़ में दिए हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपको वर्ष दिया है। पहला क्वेश्चन पूछा है वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयतों में वृद्धि प्रतिशत क्या है। देखिए वृद्धि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। 2014-15 से, तो 2014-15 में जाइए। आपको ग्राफ में 14-15 कहाँ दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। 2014-15 से 2015-16, 15-16 कहाँ है? यहाँ है। 2015-16, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिख लीजिए 15-16 में 1200 दिया है और 14-1500 में दिया है 900, ठीक। इसको माइनस कर दीजिए 1200 बटे 900 बटे आपको 900 और गुणे यहाँ पे कर दीजिए 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1200 में से 900 गया तो ये 300 हो जाएगा बटे 900 गुणे 100, ठीक। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये 33.3% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा 33.3, जो आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 14-15 का आंकड़ा लिख लीजिए, 15-16 का आंकड़ा लिख लीजिए। आयतों में वृद्धि प्रतिशत दिखाना है तो दोनों को माइनस करके बटे 900 कर दीजिए और इस तरह से आपका 33.3% जो है वो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयतों की वृद्धि का औसत करोड़ में बताइए। सभी वर्ष के लिए वृद्धि का औसत आपको करोड़ में बताना है। 260, 280, 325, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप ग्राफ में देख लीजिए। सभी औसतों के लिए जो आपका है वृद्धि बताना है, ग्राफ की सहायता से आप देख लीजिए। 14-15 में जो है, 14-15 में कितना है? 700। ऊपर से जाइए, 2000 दिया ना, तो यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ? 2000 में यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ? 700 में से 900 गया तो 200 करोड़ की वृद्धि हुई। यहाँ पे जाएंगे 9, 10, 11, 12, 300 करोड़ की वृद्धि हुई। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कोई भी वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पे जाएंगे, अगर आप 1200 में से 1300 जाएंगे, 1200, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको वृद्धि देखनी है। अगर यहाँ पे आप वृद्धि निकालेंगे तो ये वृद्धि आपकी कितनी हुई? 200 करोड़ की, ये करोड़ में है। फिर ये वृद्धि कितनी हुई? 300 करोड़ की। ये वृद्धि कितनी हुई? 0 की हुई। ये वृद्धि कितनी हुई? 100 करोड़ की हुई। और ये वृद्धि कितनी हुई? ये वृद्धि कितनी हुई? 700 करोड़ की। ये 700 करोड़ की वृद्धि हुई। अब आपको क्या निकालना है? आयत की वृद्धि का औसत निकालना है। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 700, इन सभी को आप जोड़ लीजिए। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे बटे 5 कर दीजिए। बटे 5 क्यों? क्योंकि आपको औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए 1, 2, 3, 4 और एक ये वाला डाटा, ये वाला भी डाटा तो है, तो बटे 5 कर दीजिएगा। ये निकल के आएगा 1300 बटे 5। 1300 बटे 5 जब आप करेंगे, इसको काटेंगे तो 260 करोड़ जो है वो निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 260 करोड़। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 260 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस तरह से आपने वृद्धि निकाला ये हम लोगों ने देखा। ये चार्ट के माध्यम से ही आपकी वृद्धि बहुत आसानी से निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो सभी वर्षों का आयात लिख लेंगे। सभी वर्षों का आयात, जिसमें हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और ये टोटल कितना है? 6 फैक्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो इसको 6 से जो है वो औसत निकालने के लिए उतने से ही जो है भाग दे देते हैं। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये 7300 बटे 6 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 1216.66 करोड़ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तो स्पष्ट है कि 2 वर्षों में वर्ष 17, 18, 18, 19 में एक्स का आयात औसत आयात से अधिक था, ठीक। 18, 19 ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इतना सब निकालने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना विगत वर्षों एक्स का आयात एक्स के आयात से अधिक था, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा अधिक था। तो आप चार्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। देखिए चार्ट के माध्यम से, ये देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 17, 18,
और 17-18 और 18-19 इसमें जो था एक्स का आयात औसत इन सभी की अपेक्षा जो था वो सबसे अधिक था। सबसे अधिक दोनों का निकालना है ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस चार्ट देखना है और चार्ट पे आप जाइए, आप देखिए सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक 18-19 का और उससे कम जो है वो 17-18 का है। तो 18-19 और 17-18 इन दोनों का जो है सबसे अधिक आयात था, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, 2 वर्षों का सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। एक्स के औसत आया, अभी हम लोगों ने निकाला था एक्स का औसत आया कितना निकाला था 7300, अभी इसके पहले हम लोगों ने निकाला था बटे 6 करा था, तो ये कितना निकल के आया था 1216.66 करोड़ निकल के आया था। ठीक है, एक्स से अधिक 2 वर्षों का अगर आयात निकालेंगे तो औसत से कम 4 वर्षों का एक्स का आयात जो होगा, इसमें 4 - 2 कर देंगे तो ये भी 2 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने निकाला था 2 का औसत आयात ज़्यादा था 2 का। ठीक है, तो अभी जो निकल के आया वो भी 4 - 2 कर देंगे तो 2 ही निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है इसको निकालना है। ठीक है, तो सभी वर्षों का एक्स का जो औसत आया था उसको हम लोगों ने कितना निकाला था, 1216.66 करोड़ निकाला था। अब 2 वर्षों का निकालना है तो 2000 - 1216.66 और बटे 1216.66 गुणे 100 ये निकालेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78334/121,666 इंटू 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 64.38% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 64.38%। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वाला फैक्ट जो है बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको एक बार सॉल्व करने पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक और है आपके सामने, एक और चार्ट, 3 या 4 चार्ट आपके सामने आता है देखने को। यहाँ से DI से 4 DI आपको देखने को मिलती है जो अलग अलग माध्यम से आपको इस तरह से दिया जाता है। ये क्या दिया है, ये आपके सामने एक तालिका दी है, सारणी भी इसको कहते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तु की बिक्री करते हैं। यानी कि ABCD ये कौन है, ये व्यक्ति हैं और ये जो है ये बिक्री करते हैं। ठीक है, ये विभिन्न दिनों पर बिक्री करते हैं, वस्तुओं की बिक्री करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको निकालना है। पहला दिया, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा। तो मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा जो बेची गई वस्तु कितनी थी, वो थी 35। मंगलवार को ए के द्वारा कौन सी वस्तु बेची गई, कितनी थी, 35 थी। और दूसरा दिया है आपको कि शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी 45 कितनी है, 45। अब पूछा है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो आप इसको अनुपात निकाल लीजिए, 35 और 45, इसको जब आप काटेंगे ना तो यहाँ पे 7 और 9 का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, का जो सही जवाब हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 5 × 9 = 45, इसका अनुपात निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई थी, तो सोमवार को देखिए और डी द्वारा देखिए तो 20। सोमवार को डी द्वारा कितना बेचा गया, 20। और पूछा है कि सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु 45। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितना है, 45। पूछा इनका प्रतिशत कितना है, तो इनका प्रतिशत निकालने के लिए 20/45 और गुणे 100 ऐसे कर दीजिए, 20/45 गुणे 100, इसको काटेंगे तो 44.44% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन 44.44% किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 44.44%। अगला क्वेश्चन है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत बताना है। बी सी तथा डी इनके द्वारा बेची गई सोमवार मंगलवार और शनिवार, बी के द्वारा और सी के द्वारा और डी के द्वारा। ठीक है, बी के द्वारा सोमवार को बेचा गया 45, मंगलवार को सी के द्वारा बेचा गया 48, इसको प्लस कर दीजिए क्योंकि औसत निकालना है, और शनिवार को डी के द्वारा बेचा गया है 40। इनका औसत निकालने के लिए इनको जोड़ लीजिए, आएगा 133,
और औसत निकालने के लिए क्योंकि 3 फैक्ट्स लिए गए हैं तो 3 से भाग कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 44.33%। 44.33% किस ऑप्शन में दे रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए 44.33% ऑप्शन सी में आपको दे रहा है। ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। अब बी, सी और डी द्वारा उसी तरह से आप इसको भी निकाल लेंगे। बी के द्वारा 45, सी के द्वारा 48 और डी के द्वारा 40। वही फैक्ट्स आपको दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 44.33% इसका निकल के आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बस आपको देखने में थोड़ा सा टफ लगेंगे, लेकिन ये टफ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। डी वस्तु की सप्ताह के चारों दिनों के, सप्ताह के चारों दिन कहाँ दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं। सप्ताह के चारों दिन में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री निकालना है, यानी कि इसकी तुलना में इसका बिक्री निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी को सब इसको प्लस कर लेंगे। 20, 26, 41 और 40 इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 127। उसी तरह से आप बी को प्लस कर लेंगे, बी के सारे वस्तुओं को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 163। अब क्या दिया है कि इनकी तुलना करने के लिए माइनस करना होता है, तो 163 माइनस 127 और बटे किससे करेंगे, 127 से, जिससे तुलना की जाती है वो बटे में चला जाता है। ठीक है, गुणे 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 28.34% निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 28.34%। ये आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है 28.34%? ऑप्शन डी में ये दिख रहा है 28.3%। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे निकला आप लोगों ने अभी देखा। अगला क्वेश्चन, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो आप वही करेंगे, सोमवार का पूरा जोड़ लेंगे और शुक्रवार को पूरा जोड़ लेंगे। जब दोनों को आप जोड़ लेंगे, आप वहाँ से देख के पूरा इसको जोड़ लेंगे, सोमवार और शुक्रवार को, तो आपका ये फैक्ट्स निकल के आ जाएगा। औसत निकालना है तो दोनों में माइनस कर देंगे, अंतर निकालना है ना, यहाँ पे अंतर निकालना है ना, तो दोनों में माइनस कर देंगे। औसत के लिए बटे 4 करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्ट्स लिए गए हैं, 1 2 3 4 फैक्ट्स लिए गए, इसलिए बटे 4 करेंगे। जब इसको काट पीट के आप माइनस कर देंगे तो आपका 5.25 निकल के आएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिए, जहां से आपको प्रैक्टिस करने में इजी हो जाए। एक डाटा आपके सामने और दिया हुआ है, एक सारणी आपके सामने और दिया, इसको अब आज मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। ये जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू।